नमस्कार, आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग निरंतर यूपीपी री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट जीएस के प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? हवा में ऐसी कौन सी गैस है जो विद्यमान है, यानी कि किस गैस की हवा में अधिकता है? वह कौन सी गैस है जो हवा में सर्वाधिक या वायुमंडल में हमारे सर्वाधिक मौजूद है? तो वह कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है? तो हवा में सर्वाधिक या वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वह कौन सी पाई जाती है? तो वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह गैस कौन सी है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? नाइट्रोजन गैस जो है वह हवा में क्या होती है? सर्वाधिक पाई जाती है या क्या है? प्रधान रूप से विद्यमान। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है वायु में? नाइट्रोजन जो है वह कितनी पाई जाती है? 78%, 78.08%। वायु में हमारे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 78.08% मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन आती है। क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है वह कितनी पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? 20.95%। कितनी? 20.95% किसकी मात्रा पाई जाती है? वायु किसकी? ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। कहां पर? वायुमंडल में पाई जाती है। फिर कौन सी आती है हमारी? आर्गन। कौन सी है? आर्गन। वायु में आर्गन की जो मात्रा होती है वह कितनी पाई जाती है? आर्गन की मात्रा कितनी पाई जाती है? कहां पर? वायु में। वायु में जो आर्गन गैस है उसकी मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.93%। 0.93% पाई जाती है। किसकी मात्रा? आर्गन की मात्रा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है वायु में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायु में कितनी? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसकी जो मात्रा पाई जाती है कितनी पाई जाती है? 0.033। वायु में वायु में या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.033%। नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%। ऑक्सीजन की मात्रा 0.95%। और आर्गन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता की महत्ता या महानता का वर्णन किया गया है? या ऋग्वेद जो लिखा गया है उसमें किस देवता की महानता का वर्णन है या उसकी किस देवता की महत्ता दर बताई गई है? तो वह कौन सा देवता है? कौन सा है? अरुण है, सॉरी वरुण है, इंद्र देवता है, अग्नि देव है या फिर शिव जी हैं? तो ऋग्वेद में किस देवता की महत्ता बताई गई है या उनकी महानता का वर्णन किया गया है? वह देव कौन से हैं? वह देव हमारे कौन से हो जाएंगे? हमारे इंद्र देव। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। इंद्रदेव जो है इनकी महानता का वर्णन कहां पर किया गया है? ऋग्वेद के अंदर किया गया है। कहां पर? ऋग्वेद के अंदर किया गया है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में सूक्त कितने पाए जाते हैं? ऋग्वेद में सूक्त कितने पाए जाते हैं? ऋग्वेद में सूक्त कितने पाए जाते हैं? ऋचाएं कितनी पाई जाती हैं? ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्त सूक्त पाए जाते हैं व कितनी ऋचाएं पाई जाती हैं? तो सूक्त कितने पाए जाते हैं? सूक्त जो है वह कितने पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? 1028 सूक्त पाए जाते हैं। सूक्त ऋग्वेद के अंदर कितने पाए जाते हैं? 1028। और ऋचाएं कितनी पाई जाती हैं? 10,000। कितनी? 10,462 ऋचाएं। ऋचाएं ऋग्वेद में कितनी पाई जाती हैं? 10,462 पाई जाती हैं। सूक्त कितने पाए जाते हैं? 1028 सूक्त पाए जाते हैं। ऋचाएं जो हैं इनको पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है?
पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत कहा जाता है। होत कहा जाता है। ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋचाओं को जो व्यक्ति पढ़ता है या जिस व्यक्ति को द्वारा ऋचाएं पढ़ी जाती हैं उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028। ऋचाएं कितनी है? 10,462। और ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। जो ऋचाएं हैं किसके लिए कितनी है? 250 किसके लिए है? 250 ऋचाएं जो है वह किसके लिए है? इंद्रदेव के लिए। 250 ऋचाएं किसके लिए हैं? इंद्रदेव के लिए हैं। और 200 ऋचाएं किसके लिए हैं? अग्निदेव के लिए हैं। ऋचाओं में जो सब सर्वाधिक ऋचाएं किसकी हैं? ये किसके लिए है? इंद्र देवता के लिए है। और 200 ऋचाएं किसके लिए हैं? अग्निदेव के लिए वर्णित है। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वह कहाँ पर स्थित है? कौन सी अकादमी? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? हैदराबाद में, देहरादून में, नई दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है यह कहाँ पर स्थित है? कौन सी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्या होगा? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी जो स्थापना की गई यह कब की गई? किसकी स्थापना? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की जो स्थापना की गई थी यह कब की गई? 15 सितंबर 15 सितंबर 1948 को। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 15 सितंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? वह कौन सा पुरातन ग्रंथ है जिसमें अपराध हुआ अपराधी का भी जिक्र किया जाता है? वह कौन सा ग्रंथ है? अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, न्याय मीमांसा है या उपयुक्त सभी है? तो कौन सा भारतीय पुरातन ग्रंथ है जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र किया जाता है? कौन सा पुरातन ग्रंथ है जिसमें अपराध और उसके अपराधी का जिक्र किया जाता है? वह कौन सा है? अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है या न्याय मीमांसा है या उपयुक्त सभी है? तो इसमें से कौन सा वह ग्रंथ है जिसमें अपराध व अपराधी का जिक्र किया जाता है? वह ग्रंथ कौन से हो जाएंगे? कौन से हैं? अर्थशास्त्र भी है, मनुस्मृति भी है और क्या है? न्याय मीमांसा भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसमें किया जाता है अपराधियों का जिक्र? अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में और न्याय मीमांसा में भी अपराध एवं अपराधियों का जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राज्य में 1990 को किस नाम से जाना जाता है? 1090 को किस नाम से जाना जाता है या 1090 को किस नाम से जाना जाता है? कहां पर? हमारे राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन या चाइल्ड केयर लाइन? तो उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में जो 1090 है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। किसको? 1090 को क्या कहते हैं? वुमेन पावर लाइन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट,
घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा जो हो, महिलाओं की जो घरेलू हिंसा है उसकी सुरक्षा, उससे महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 2006 में, 1998 89 में, या फिर 2005 में, या फिर 2007 में? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम जो बना वह कब बना, या कब लागू किया गया? अधिनियम जो बना महिलाओं की घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बना उसको कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? 2006, 1989, 1989, 2005 या फिर 2007? तो इसको कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया? ऑप्शन ऑप्शन ए 2006 को लागू किया गया। लागू कब हुआ? लागू कब हुआ था? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो अधिनियम बना था वह कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 2006। कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। किस अधिनियम को लागू किया गया था? घरेलू हिंसाओं से महिलाओं की सुरक्षा का अधिनियम लागू किया गया। एक चीज और इसमें ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें यह अधिनियम नहीं है। जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम लागू नहीं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे संपूर्ण भारत में इस नियम को लागू किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में किस अधिनियम को लागू किया गया था? वह अधिनियम कौन सा था? वह अधिनियम जो था वह कौन सा था? कौन सा अधिनियम था? अधिनियम कौन सा था? 2010। जम्मू कश्मीर में किस अधिनियम को लागू किया गया? अधिनियम 2010 को लागू किया गया। किसको? जम्मू कश्मीर में 2010 में। बाकी संपूर्ण भारत में किस अधिनियम को? अधिनियम 2006 को लागू किया गया था। स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वह किस राज्य में स्थित है? कहां पर है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर उत्तर प्रदेश में? स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसकी प्रतिमा है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर इसमें किसकी प्रतिमा है? यह किसकी प्रतिमा है? आप लोग बताएंगे। जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है यह किसकी प्रतिमा है? किसकी है? तो यह किसकी प्रतिमा है? जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है यह किसकी प्रतिमा है? तो यह प्रतिमा किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी? सरदार सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। कौन सी? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और यह क्या है? विश्व की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। विश्व की सबसे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की कौन सी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है, स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? 182 मीटर। स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1882 मीटर। इसका अनावरण किसने किया?
अनावरण कब किया गया? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो अनावरण किया गया वह कब किया गया? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो अनावरण किया गया था वह कब किया गया था? तो इसका जो अनावरण किया गया था कब किया गया था? इसका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण जो किया गया वह कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया था? मोदी जी के द्वारा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और यह क्या है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार जो है यह किससे संबंधित है? कौन सा पुरस्कार? गोकुल पुरस्कार। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेल कूद से में बढ़ावा देने से, या बागवानी में बढ़ावा देने से। तो गोकुल पुरस्कार जो है यह किससे संबंधित है? कौन सा पुरस्कार? गोकुल पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? कौन सा पुरस्कार? गोकुल पुरस्कार। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। गोकुल पुरस्कार जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। कौन सा पुरस्कार इससे संबंधित है? गोकुल पुरस्कार। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। कौन सा पुरस्कार? गोकुल पुरस्कार संबंधित है। इसमें क्या पुरस्कार दिया? इसमें धनराशि जो दी जाती है, पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? इस पुरस्कार की धनराशि कितनी है? गोकुल पुरस्कार जो है इसकी धनराशि कितनी है? किसकी धनराशि? गोकुल पुरस्कार की धनराशि कितनी है? गोकुल पुरस्कार जो है इसकी धनराशि कितनी है? 22,000। कितनी? 22,000 रुपए। गोकुल पुरस्कार के अंदर क्या किया जाता है? 22,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। किसको दी जाती? और क्या दिया जाता है? इसके साथ साथ और क्या दिया जाता है? गाय तथा बछड़े की सीड। गाय तथा बछड़े की क्या दी जाती है? सीड दी जाती है। गोकुल पुरस्कार में 22,000 रुपए तथा गाय तथा बछड़े की सीड प्रदान की जाती है। प्रदान की जाती है। किसको प्रदान की जाती है? जो गोकुल पुरस्कार है वह किसको दिया जाता है? यह किसको दिया जाता है? गोकुल पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रत्येक जिले के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकता को। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकता को दिया जाता है। जो गोकुल पुरस्कार है किसको दिया जाता है? प्रत्येक जिले में जो व्यक्ति सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है उसको गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या होता है? 22,000 रुपए की धनराशि और गाय तथा बछड़े की एक शील्ड या प्रतिमा दी जाती है। तो गोकुल पुरस्कार हमारा जो है यह किससे संबंधित है? दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। क्या है? दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। कौन सा पुरस्कार? गोकुल पुरस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का जो समझौता हुआ था वह कब हुआ था? किसका समझौता? भारत और पाकिस्तान में ताशकंद का समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1966 में, 1962 में, 1965 में या 1971 में?
भारत भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था? 1966 में। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ताशकंद समझौता जो हुआ यह कैसा समझौता था? शांति के लिए समझौता था, शांति समझौता। कैसा समझौता था? ताशकंद का जो समझौता था वह कैसा था? शांति समझौता था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता था। कौन सा समझौता? ताशकंद का समझौता। वर्तमान में ताशकंद कहाँ स्थित है? वर्तमान में वर्तमान में जो ताशकंद है यह कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में ताशकंद किस देश में स्थित है? तो वर्तमान में जो ताशकंद है यह किस देश में स्थित है? तो यह कौन से देश में स्थित है? कौन सा? क्या? ताशकंद। ताशकंद किस देश में स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? उज्बेकिस्तान। कहां पर? उज्बेकिस्तान। कहां पर? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में स्थित है। क्या स्थित है? ताशकंद समझौता कहां पर स्थित है? वर्तमान में ताशकंद जो स्थान है वह वर्तमान में कहां पर स्थित है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं है? ये नहीं था। कौन सा? एक इसमें से बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम, चौल, इसमें से एक कौन सा है जो पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था? पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था, वह कौन सा था? वह था मछलीपट्टनम। पट्टनम मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम जो था यह किसका किसका उपनिवेश नहीं था? पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था। तो आखिर में यह किसका उपनिवेश था? तो यह किसका उपनिवेश था? डचों का उपनिवेश। इसका डचों का उपनिवेश, डचों का उपनिवेश था। जो मछलीपट्टनम है यह किसका उपनिवेश था? डचों का उपनिवेश था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? कौन है? योग दर्शन है, वेद दर्शन है, संख्या दर्शन है या उपनिषद है? इसमें से कौन सा दर्शन है जो ज्ञान पर बल देता है? किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? ज्ञान के ऊपर बल देता है। किस पर? ज्ञान के ऊपर। इसमें से कौन सा एक है जो ज्ञान के ऊपर बल देता है? वह कौन सा हो जाएगा? वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी उपनिषद बिल्कुल राइट हो जाएगा। ज्ञान पर बल देने वाला कौन है? ज्ञान पर बल देने वाला एक कौन है? उपनिषद। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।